गुड मॉर्निंग। कल हम लोग भाषा का शुरुआती इतिहास देखे थे थोड़ा सा। आज हम लोग भाषा का कालक्रम देखेंगे कि एक भाषा का कालक्रम कितना रहा है। मैंने बताया था कि औसतन 500 वर्ष था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृत का। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत का। संस्कृत संस्कृत में मैंने बताया था कि दो प्रकार के संस्कृत का वर्णन किया गया है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो इसमें दो भाग कर लेते हैं हम लोग। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का कार्यक्रम क्या रहा है? पंद्रह सौ ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम रहा है। अच्छा लगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से 500 वर्ष कम होगा। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो यह आपका हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यह आपका लौकिक संस्कृत का काल रहा है। ठीक। उसके बाद आता है पाली भाषा का। पाली का कालक्रम क्या रहा है? वही 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी तक यह क्रम रहा है पाली भाषा का, जिसमें क्या हुआ था? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। फिर आता है प्राकृत। अगर हम प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कहां तक? 500 ईस्वी तक। इसमें आपके जैन साहित्यों का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ लिखे गए थे इस भाषा में।
जैन ग्रंथ लिखे गए थे। अब आता है अपभ्रंश या सौरसेनी। अपभ्रंश या सौरसेनी इसी का एक नाम है। यह कब से कब होगा? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कब से कब होगा? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। यह आपका ठीक इसी प्रकार से क्रम चेंज होगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम रहा है अपभ्रंश का। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी। हिंदी को अगर हम देख रहे हैं तो यह आपका कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 वर्तमान तक अभी चल ही रहा है। वर्तमान तक फिर से एक बार देख लेते हैं भाषा का कालक्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत के दो भाग हैं। एक वैदिक संस्कृत का कालक्रम रहा है, एक लौकिक संस्कृत का कालक्रम रहा है। तो वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली का हम लोग देखते हैं तो पाली का 1500 ईसा पूर्व से, ठीक उसी में से 500 वर्ष कम हो गए और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक यह है बौद्ध ग्रंथ। इसमें बौद्ध ग्रंथ भी लिखे गए थे। और प्राकृत भाषा की बात करते हैं तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक उसी प्रकार से अपभ्रंश भाषा आती है तो अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और फिर हिंदी आती है तो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक हिंदी अभी चल रही है। ये हुआ कुछ भाषाओं का कालक्रम है जो पहले से चलती आई है, वर्तमान में हिंदी तक पहुंची हुई है। हिंदी अभी वर्तमान में चल रही है। जिस प्रकार से अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, उसका प्रयोग बढ़ रहा है, समय लगे परंतु आने वाले समय में अंग्रेजी स्थान ले सकती है। लोगों की मानसिकता इस प्रकार से चल रही है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम मिटा देते हैं। कुछ सामान्य सी बातें इसमें हैं, हम लोग देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। बोली जाने वाली भाषा का है हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे और
बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बोली कौन सी है? भोजपुरी है। कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी है। ठीक। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। भाषा क्या है? हिंदी है। और बोली कौन सी है? भोजपुरी। ठीक। क्या आप लोग जानते हैं भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत नहीं होता। एक भाषा के अंतर्गत बहुत प्रकार की बोलियां आ जाती हैं। एक भाषा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार की बोलियां, जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार का अगर हम परिदृश्य देखते हैं तो अगर यह बिहार राज्य है आपका, पूरा अगर मान लेते हैं बिहार का भौगोलिक परिदृश्य यह है, तो इसमें भाषा जो मानक रूप में है वो एक ही है, हिंदी। एक ही है हिंदी, जो पूरे बिहार द्वारा बोली जाती है। और अगर हम बोली की बात करें तो छोटी छोटी बहुत सी बोलियां बिहार में बोली जाती हैं, जैसे मगधी, बज्जिका, जैसे अंगिका, मैथिली, ठीक ना, भोजपुरी, ठीक। इस प्रकार से बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं बिहार में। लेकिन अब बज्जिका यहाँ नहीं बोली जाती है, बज्जिका यहाँ नहीं बोली जाएगी, अंगिका यहाँ नहीं बोली जाती है। मतलब बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में बोली जाती है। लेकिन भाषा जो है विस्तृत, अर्थात हिंदी की बात करें तो हिंदी यहाँ भी बोली जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। तो जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह भाषा है, जिसका क्षेत्र विस्तृत नहीं है वह बोली है। ठीक है। हिंदी का अगर कहा जाए तो हिंदी पूरे भारत में बोला जाता है, जबकि अगर मगधी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका की बात करते हैं तो बिहार के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है। तो जिसका क्षेत्र सीमित है वह बोली है, जिसका क्षेत्र विस्तृत है वह भाषा है। सामान्य सा अंतर है, बाकी अंतर पढ़ेंगे तो बहुत मिल जाता है। अगर पूछा जाए करेक्ट रूप से कि हिंदी का मानक समय कितना है, तो हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है। 1100 ईस्वी है। कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। 500 साल का अगर अंतर बताया गया तो जरूरी नहीं है कि 500 साल में खत्म ही हो जाए। ठीक है। तो एक औसतन बताया जाता है, जैसा साक्ष्य मिलता है, जैसे विद्वानों ने लिख दिया है। ठीक है। तो हिंदी का अगर हम कहते हैं तो मानक समय 1100 ईस्वी है, यानी 1100 ईस्वी से यह शुरू हुआ था। ठीक।
अब थोड़ा हम लोग लिपि को देख लेते हैं। लिपि 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 को कहते क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं कि हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रतीकों एवं चिन्हों का प्रयोग होता है। चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। जिसे हम लिपि कहते हैं। जिसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, यानी कि हर भाषा, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वैसे प्रतीक या चिन्ह जिसके द्वारा मौखिक भाषा लिखित रूप धारण करती है, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की एक और परिभाषा हम देख सकते हैं, वैसे प्रतीक एवं चिन्ह जिनके द्वारा मौखिक भाषा लिखित रूप धारण करती है। लिखित रूप धारण करती है। लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है वैसे प्रतीक एवं चिन्ह जिनके द्वारा मौखिक भाषा लिखित रूप धारण करती है, लिपि कहलाती है। तो हिंदी की लिपि क्या है? आइए लिपियों का थोड़ा सा हम लोग वर्णन देख लेते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी
देवनागरी। अगर हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू की बात करें, इसमें क्या है? फारसी। क्या है? फारसी। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। एग्जाम में इतना ही पूछता है, दूसरे से नहीं पूछता। अच्छा, इसकी अगर देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुई थी? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि का निर्माण किया गया था। ठीक, ब्राह्मी लिपि को मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। देवनागरी लिपि को कहा जाता है कि इसी लिपि की सहायता से देवनगर अर्थात वाराणसी के विद्वानों ने शोध करके इस लिपि का निर्माण किया था, इसलिए इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में हम कहते हैं मुख्यतः भाषाएं जो है वो आपकी संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है। ये भाषाएं जो हैं इसकी हैं मुख्यतः, ये जो भाषाएं हैं इनकी लिपियां क्या है? देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पूछा है कई बार एग्जाम में। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि। इसको नोट कर लीजिए। अगर हम देवनागरी लिपि के चिन्ह की बात करें, लिपि के चिन्ह की बात करते हैं, इनकी बात करें अगर हम तो 11 स्वर और फिर क से लेकर के ज तक के जो व्यंजन आपके हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सब टोटल इसमें देवनागरी लिपि के प्रतीक और चिन्ह में आ जाते हैं। इसको विस्तृत रूप से हम कल की क्लास में देखेंगे। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, आपकी क्लास छोटी सी क्लास है, क्लास अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली क्लास लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे।